हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रवि प्रताप सिंह। आज हम लोग कोशिका के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो कोशिका के भाग होते हैं ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जनरली बीओ, एसएससी, यूपी टेट, सुपर टेट, रेलवे इत्यादि एग्जाम में इससे जरूर कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, उत्पत्ति एवं संरचना में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अर्थात कोशिका से मिलकर ऊतक बना होता है। और कोशिका के बारे में हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवंशिक इकाई को कोशिका कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवंशिकी इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका के जो प्रमुख भाग होते हैं वो होते हैं कोशिका भित्ति, अंतःप्रद्रव्य जालिका, तारक काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्गी काय, लवक, लाइसोसोम, रसधानी, केंद्रक। ये जो हैं आपके सामने शो हो रहे हैं, ये प्रमुख भाग हैं। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कोशिका में, परंतु ये जो सामने आपके पास आया है इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इनको आपके सामने रखा है और इसी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाली कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है, जो कोशिका की बनावट एवं एक निश्चित आकार प्रदान करने में सहायक होती है। ध्यान देने योग्य बात है कि कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, अर्थात पौधों में पाई जाती है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से किस जीव में कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो आप जरूर याद रखिएगा जहां कोई पादप रहेगा वहीं कोशिका भित्ति पाई जाएगी, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। कोशिका भित्ति के आधार पर ही जीवों को जंतु या पादप जगत में रखते हैं। जैसे आप कवक को देखते होंगे, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए कवक सफेद रंग का दिखाई देता है, परंतु कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसीलिए कवक को हम लोग पादप की श्रेणी में रखते हैं। अंतःप्रद्रव्यी जालिका, अंतःप्रद्रव्यी जालिका को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER के नाम से जानते हैं। अंतःप्रद्रव्यी जालिका एक छोर से कोशिका कला एवं दूसरे छोर से केंद्रक झिल्ली से जुड़ी होती है। इसके किनारों पर राइबोसोम नामक पदार्थ की परत चढ़ी रहती है। यह दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका तथा खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका को हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। ऐसी अंतःप्रद्रव्यी जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं लगे होते हैं उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। साथ ही साथ ऐसी अंतःप्रद्रव्यी जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम के छोटे छोटे कण लगे होते हैं उसको हम लोग खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका के नाम से जानते हैं। अंतःप्रद्रव्यी जालिका जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है और जंतु कोशा तथा पादप कोशा दोनों में राइबोसोम भी पाया जाता है। अगला जो हमारा कोशिकांग है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है तारक काय। तारक काय को हम लोग सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। तारक काय जंतु कोशिका में ही सामान्यतः पाया जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह संरचना तारे के समान होती है, इसलिए इसे तारक काय कहते हैं। यह जनरली केंद्रक के समीप पाई जाती है, अर्थात यह केंद्रक के पास में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपके कंपटीशन के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है। इससे अक्सर परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो हम आगे चर्चा करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। फिर से इसको ध्यान से सुनिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं या कोशिका का ट्रांसफार्मर भी इसको कहते हैं। सर्वप्रथम इसकी खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था।
बाद में बेंडा ने इसका नामकरण किया और इन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इससे ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है। एटीपी के रूप में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी से हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है और हम कोई कार्य कर पाते हैं। इसलिए एटीपी को हम लोग ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाए जाते हैं। क्रिस्टी पे F1 कण लगे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर F1 कण लगे होते हैं। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछता है कि F1 कण कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर F1 कण पाए जाते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम के खोजकर्ता पैलेट नामक वैज्ञानिक थे। यह जो होता है राइबोसोम, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों के सतह पर लगे होते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे दानेदार संरचना नजर आ रही है। यही दानेदार संरचना जो है इसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो दानेदार संरचना है ये राइबोसोम है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगी है। राइबोसोम जनरली जीवों में दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। नीली हरी शैवाल कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। आपको पता होगा कि हमारे शरीर के लिए 20 प्रोटीन आवश्यक होते हैं, जिसमें से हमारे शरीर में 20 प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 आवश्यक होते हैं तथा 10 अनावश्यक होते हैं। तो जो प्रोटीन होते हैं उसके संश्लेषण में राइबोसोम मदद करता है। गॉल्गी को गॉल्गी बॉडी भी कहते हैं। गॉल्गिकाय अति सूक्ष्म नलियों के समूह एवं थैलियों से निर्मित होता है। इसकी खोज इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गाल्जी द्वारा की गई थी। गॉल्गिकाय एक अच्छे यातायात प्रबंधन का कार्य करता है, इसलिए गॉल्गिकाय को कोशिका का पुलिसमैन या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। लाइसोसोम एवं कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए भी यह सहायक होता है। अगला जो कोशिकांग है लवक है। लवक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यह पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है, अर्थात लवक केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवड़ी लवक और वड़ी लवक। हरित लवक जो होते हैं नाम से स्पष्ट है, हरित अर्थात हरा रंग प्रदान करने वाला। हरित लवक पौधों के भागों को जैसे पत्तियों को या अन्य भागों को हरा रंग प्रदान करते हैं। हरित लवक के कारण प्रत्येक पौधा प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाने में समर्थ हो पाता है। इसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। चूंकि हरित लवक के अंदर भोजन बनता है, इसलिए इसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अवड़ी लवक, ये लवक भूमिगत जड़ों एवं तनों से भोजन बनाने में सहायता करते हैं। क्योंकि ये प्रकाश से वंचित लवक होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, अर्थात अवड़ी लवक में कोई रंग नहीं होता है, परंतु प्रकाश के संपर्क में आने पर कभी कभी ये हरित लवक में बदल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आलू कभी कभी हरा हो जाता है। इसके जो मुख्य उदाहरण है वो है आलू और मूली। वड़ी लवक, ये
रंगीन लवक पौधों के पुष्प, बीज आदि में पाए जाते हैं। पौधों व फलों में विशेष रंग इसकी कारण ही होता है। आपने देखा होगा पुष्पों में अनेकों रंग पाए जाते हैं, कभी कभी पत्तियां भी हरी हो जाती हैं, हरे के अलावा अन्य कलर में पाई जाती हैं। तो जो रंगीन पुष्प हो या रंगीन पत्ती हो वो जनरली बॉडी लवक के कारण ही होती है। लाइसोसोम लाइसोसोम की खोज डी डुबे नाम के वैज्ञानिक ने किया था। लाइसोसोम में जल अपघटनीय विकर पाए जाते हैं। यदि लाइसोसोम कोशिका के अंदर किसी कारण फट जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए और उसके अंदर का विकर बाहर निकल जाए तो ये पूरी कोशिका को गला सकता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। रसधानी तरल पदार्थ से युक्त संरचना होती है और रसधानी पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। इसके बाहरी दीवार को हम लोग टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। केंद्रक कोशिका का प्रमुख भाग है, इसलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कोशिका का महत्वपूर्ण अंग कहे जाने वाला यह घटक धागेनुमा जाल के रूप में दिखाई पड़ता है, जो डीएनए एवं प्रोटीन से निर्मित होता है एवं जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है। केंद्रक सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, परंतु जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। केंद्रक के अंदर केंद्रिका नाम की संरचना पाई जाती है और क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं। क्रोमैटिन धागे जनरली डीएनए के बने होते हैं। डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में मदद करता है। केंद्रक के समीप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के कण लगे होते हैं। कुछ मैंने क्वेश्चन देखा है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। कोशा भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? पहला क्वेश्चन है, कोशा भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो यदि आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मैं बताता हूं। कोशा भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, कोशा का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? तो कोशा का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला और तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का रसोई घर हम लोग क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक को कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कवक को पौधों के वर्ग में क्यों रखा जाता है? कवक पौधा इसलिए है या पौधों के वर्ग में इसलिए रखा जाता है क्योंकि कवक में कोशा भित्ति पाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? ये अक्सर हाई लेवल की परीक्षाओं जैसे आईएएस या पीसीएस में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो पांचवा है, तो केंद्रक के अलावा डीएनए आपका हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, याद रखिएगा। छठवां क्वेश्चन है, कोशा का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो गाल्जी काय को हम लोग कोशा का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, आनुवांशिक सूचनाओं को कौन सा पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है? तो आपको पता होगा ही, फिर भी मैं बता देता हूं। डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल को हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर हम लोग किसी नई टॉपिक पर मिलेंगे। आपसे
उम्मीद रखते हैं आपको जितनी बातें बताए हैं आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको समझ में नहीं आई होंगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।